3 घंटे बड़ी तेजी से बीत गए। ऐसा लग रहा था कि बाई निंगबिंग अभी भी घर के दरवाजे के पास दालान में ही खड़ी है। उसकी नजरें फोन से हट ही नहीं रही थी और वो अंदर आने का नाम तक नहीं ले रही थी। लियू हुआइशेन अब और सह नहीं पाई, अपने पति की बाहों में गिर पड़ी और आंसू बहाने लगी। बाई शिंगे ने अपनी पत्नी की पीठ धीरे धीरे थपथपाई और सांत्वना दी हुआइशियन, चिंता मत कर, निंगबिंग पहली बार तो ऐसा कर ही रही है, थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा, पहले तू कुछ खा ले, भूखी मत रह। लियू हुआइशियन ने बिना अपनी लाल हुई आंखें पोंछे रूंधे गले से कहा, मैं कैसे चिंता न करूं, पहले निंगबिंग मैसेज भेजकर 1 घंटे के अंदर फोन रख देती थी, लेकिन अब तो 3 घंटे हो गए हैं। ये कहते हुए उसने जल्दी से अपना फोन निकाला और बोली, नहीं, मुझे फांग युआन को फोन करना होगा। भाई शिंगे की भौहें तन गई, तुम क्या कर रही हो, हमने तो पहले ही तय कर लिया था कि हम उस बच्चे को परेशान नहीं करेंगे। ली हुआइशिन गले में आवाज अटकाते हुए लगभग चिल्लाते हुए बोली, मैं अब और नहीं सह सकती अपनी बेटी को ऐसे देखकर, मैं एक माँ होने के नाते कैसे शांत रह सकती हूँ। ये कहते ही उसने कॉल बटन दबा दिया। दूसरी तरफ रात की क्लास खत्म होते ही तुम्हारा रूममेट शियो यान तुम्हें पकड़कर पश्चिमी गेट के पास एक छोटे सुपरमार्केट में सामान लेने ले गया था। हॉस्टल वापस जाते हुए दोनों बातें करते करते तुम्हारे बारे में ही चर्चा करने लगे। शियो यान ने तुम्हें आंख मारते हुए थोड़ी जलन के साथ पूछा, दोपहर को जो वो बड़ी खूबसूरत लड़की तुझसे मिलने आई थी वो तेरी बचपन की दोस्त है ना? माना कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन तुम दोनों इतने साल साथ रहे, फिर भी तुम्हारा दिल कभी नहीं पिघला? तुम तो बस हंसते रहते हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारे दिमाग में बचपन के दिन घूमने लगे, तुम्हें नहीं पता बचपन में वो कितनी परेशान करने वाली थी। उसे देखते ही मेरा सिर दर्द होने लगता था, तो दिल कैसे लग सकता था? चाहे तुम कहीं भी जाओ, बाई निंगबिंग हमेशा तुम्हारे पीछे एक छोटे बच्चे की तरह चिपकी रहती थी। यहाँ तक कि जब तुम टॉयलेट या नहाने जाते तब भी वो साथ में जाना चाहती थी। शुरू में तो तुम बस 8-9 साल के बच्चे थे, इसीलिए लड़के लड़की का कोई खास फर्क समझ नहीं आता था, तो कोई बात नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे तुम बड़े हुए, तुम धीरे धीरे उसकी उस पागलपन जैसी निर्भरता से दूर होते गए। तुम्हारी आंखों में हैरानी और चौंक दिख रही है। सच में इतनी सुंदर और बड़ी लड़की हर दिन तुम्हारे सामने घूमती रही और तुम बिल्कुल प्रभावित नहीं हुए? तुम हंसकर कुछ नहीं कह सकते। बिल्कुल सही, तुम्हें बस पिछले जीवन की याद आती है, जब निंगबिंग ने तुम्हारे लिए अपनी जान तक दे दी थी। ये सोचकर तुम्हारा दिल भारी हो जाता है, थोड़ा दुख भी होता है। उसे मुझे अपना एकमात्र सहारा नहीं समझना चाहिए था और मेरे लिए मरने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए थी। तुमने भी अब फैसला कर लिया था इस जिंदगी में। मैं बाई निंगबिंग की बीमारी का इलाज जरूर करवाऊंगा। बाई निंगबिंग दिल से अस्पताल जाकर इलाज कराने से मना करती थी, डॉक्टरों को अपने करीब भी नहीं आने देती थी, लेकिन जब तुम उसके साथ होते थे तो वो मान जाती थी। हाई स्कूल खत्म करने के बाद तुम उससे फिर कभी नहीं मिले और उसने भी अपना इलाज पूरी तरह छोड़ दिया था। कभी कभी तुम्हें दूसरों से सुनने को मिलता था कि कई सालों की कोशिश के बाद जो वो बेहतर हुई थी, तुम्हारी गैर मौजूदगी में उसकी तबीयत फिर से खराब हो गई, लेकिन अब तुम उसके साथ अस्पताल जाने से कभी पीछे नहीं हटोगे। शियो यान कुछ और मजाक करना चाहता था कि अचानक तुम्हारे फोन की घंटी बजी और तुम दोनों की बातचीत बीच में ही रुक गई। तुमने फोन निकाला और स्क्रीन पर लियो आंटी का नाम देखकर एक पल के लिए चौंक गए। पिछली बार तुम लियो आंटी से तब मिले थे जब तुम्हारा हाई स्कूल खत्म हुआ था। कॉलेज के इन सालों में लियो आंटी कभी कभार तुम्हें फोन करती थी, लेकिन हर बार बात बस बाई निंगबिंग की ही होती थी। बस यही कि उसकी तबीयत फिर से खराब हो गई है, वो इलाज से मना कर रही है। और आंटी चाहती थी कि तुम उसे समझाओ, पर तुम हमेशा इन सब बातों को टाल देते थे, क्योंकि दिल से तुम नहीं चाहते थे कि भाई निंगबिंग से तुम्हारा कोई भी जुड़ाव बने। धीरे धीरे लियू एशियन ने भी तुम्हें फोन करना कम कर दिया था। अब अचानक वो फोन कर रही है। क्या भाई निंगबिंग की तबीयत फिर से खराब हो गई? ये सोचते ही तुमने जल्दी से फोन उठाया। फोन पर लियू हुआइशिन की आवाज में भारीपन और रोना था। फांग युआन, आंटी जानती हैं कि निंगबिंग पहले समझदार नहीं थी, उसने तुम्हें बहुत परेशान किया होगा। तुम्हारा उससे नफरत करना भी ठीक है, लेकिन बेटा अब सिर्फ तुम ही उसे समझा सकते हो। अगर तुम उससे मिलना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, बस उससे फोन पर कुछ बातें तो कर लो ताकि वो अपनी दवा ठीक से ले सके। आंटी तुम्हारी बहुत आभारी रहेंगी। तुमने उनकी घबराई हुई आवाज सुनकर निर्मी से कहा, आंटी आप घबराइए मत, क्या निंगबिंग को कुछ हो गया है? आराम से बताइए, मैं देखता हूँ कि मैं क्या मदद कर सकता हूँ। लियू हुआइशन ने दालान में खड़ी बाई निंगबिंग को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। वो आज घर लौटते ही 3 घंटे से फोन पकड़े एक ही जगह पर खड़ी है, न हिल रही है न खाना खा रही है। वो लगातार तुम्हें मैसेज भेज रही थी। आंटी जानती हैं कि तुमने उसे पहले ही ब्लॉक कर दिया था, पर वो ना समझ इसका मतलब ही नहीं समझ पा रही है। तुम्हारे दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। तभी तुम्हें याद आया कि सच में ऐसा ही हुआ था। स्कूल के दिनों में तुम्हारा गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था, इसीलिए तुमने बाइंडिंग बिंग के सारे नंबर और संपर्क पूरी तरह डिलीट और ब्लॉक कर दिए थे। तभी तुम्हें अचानक याद आया। दोपहर को तुमने बाइंडिंग बिंग से कहा था कि घर पहुंचते ही अपनी सलामती की खबर देना। उस वक्त तुमने उससे वादा भी किया था कि तुम उसके मैसेज का जरूर जवाब दोगे। क्या सच में वो 3 घंटे से फोन पकड़े सिर्फ मेरे जवाब का इंतजार कर रही थी? तुमने तुरंत कहा, आंटी मुझे बाई निंगबिंग का नंबर भेज दीजिए, मैं उसे वापस मैसेज करता हूँ। लियू हाइशन ये सुनते ही बहुत खुश हुई और तुरंत नंबर भेज दिया।
तुमने बाई निंगबिंग को मैसेज किया और उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट भी जल्दी से मंजूर कर ली। बाई निंगबिंग की वीचैट प्रोफाइल पिक्चर अभी भी सिस्टम वाली डिफॉल्ट ग्रे रंग की थी, जो उसकी सिंपल और सच्ची पर्सनालिटी से बिल्कुल मेल खाती थी। तुम हल्के से मुस्कुराए और उसे मैसेज किया, घर पहुंच गई क्या? तुमने जानबूझकर ऐसा जताया जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो। तुमने ये बिल्कुल नहीं बताया कि तुम्हें पता है कि वह 3 घंटे से दालान में खड़ी थी। मैसेज भेजते ही बस कुछ ही पलों में जवाब आ गया। उधर दालान पर बाई निंगबिंग की फैली और थोड़ी उदास आंखें अचानक चमक उठीं और उसके होंठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने खुद से कहा, फांग युआन ने मुझे जवाब दिया। फांग युआन मुझे जरूर याद कर रहा होगा। काफी देर तक अपनी खुशी को संभालते हुए बाई निंगबिंग ने सिर्फ एक छोटे से शब्द में जवाब दिया, हाँ। इस बार तुम्हारा जवाब पाने के लिए उसे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। तुमने तुरंत लिखा, डिनर किया? अपना ध्यान रखना और खाना जरूर खाना। बाई निंगबिंग ने हैरानी से सिर उठाया और देखा कि लियू हुआइशियन और बाई शिंगे उसे फिक्रमंद निगाहों से देख रहे थे। वह उनकी भावनाएं तो पूरी तरह नहीं समझ पाई, लेकिन वो निगाहें उसके लिए बहुत खास थीं। खुशी से भरी माँ तुरंत रसोई में गई और रात का खाना गर्म करके ले आई। बाई शिंगे और हुआइशियन की बेटी आखिरकार खाना खाने लगी थी। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान भी आ गई थी। बाई शिंगे को ये सब देखकर थोड़ी उदासी भी हुई। जो बेटी पिछले 20 साल से पाली जा रही है, वह आमतौर पर अपने माँ बाप की बातें नजरअंदाज कर देती है, मगर किसी और की बात कितनी ध्यान से सुनती है। क्या इसे ही कहते हैं अपनी कूनी बाहर की तरफ मोड़ना, अपनों से ज्यादा गैरों की परवाह करना? लेकिन पिता के दिल की ये थोड़ी सी उदासी बेटी की मुस्कान देखकर जल्दी ही छूमंतर हो गई। फिर बाई शिंगे ने निंगबिंग को हाथ हिलाकर बुलाया। निंगबिंग धीरे धीरे मेज के पास पहुंची और बैठ गई। उसका खाना खाने का तरीका बड़ा ही व्यवस्थित और बंधा हुआ था। पहले एक कटोरी चावल जरूर खाना होता था और जितना चावल वो खाएगी उतना ही सब्जी के साथ मिलाकर लेना होता था। हर कदम उसके अपने बनाए कड़क नियमों के हिसाब से उठाना पड़ता था। ये सब चीजें बाहर वालों को बड़ी अजीब लगती थीं, लेकिन लियू हुआइशिन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। बेटी अगर ठीक से खाना खा ले तो एक माँ के लिए इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती थी। 15 मिनट बाद खाने की थाली में सिर्फ एक आखिरी टुकड़ा बैंगन बचा था। बाई निंगबिंग ने चॉपस्टिक्स निकाली, बैंगन का टुकड़ा उठाया और चावल के आखिरी चम्मच के साथ बिल्कुल ठीक ढंग से अपने मुंह में डाला, जैसे सब कुछ पहले से ही नाप तोल कर रखा गया हो। थाली और कटोरी दोनों खाली हो गए। उसने चॉपस्टिक्स नीचे रखी और तुरंत मोबाइल निकालकर तुम्हें मैसेज किया, मैंने खाना पूरा खा लिया। तुमने लगभग तुरंत सिर्फ एक शब्द में जवाब दिया, शाबाश। तुम्हारी ये तारीफ सुनकर भाई निंगबिंग के होंठों पर फिर से मुस्कान खिल गई। उसकी आंखों में हल्की खुशी साफ झलक रही थी। फिर वो मुड़ी और सीढ़ियों पर तेज कदमों से अपने कमरे की ओर ऊपर चली गई। लियू हुआइशियन ने अपने पति की बाह पकड़ते हुए कांपती हुई आवाज में कहा, पहले जब मैं फांग युआन को कॉल करती थी तो वो हर बार सीधे मना कर देता था, पर इस बार वो मदद करने को तैयार हो गया। क्या इसका मतलब है कि उसने हमारी निंगबिंग को माफ कर दिया है? अगर मैं उससे कहूं कि निंगबिंग के साथ अस्पताल चले तो क्या वो मान जाएगा? बाई शिंगे ने अपनी पत्नी के हाथ पर हल्की थपकी देते हुए बहुत ही नरम आवाज में कहा, अभी से ऐसी कोई बड़ी उम्मीद रखना ठीक नहीं है। हो सकता है आखिर में हमें खाली हाथ ही रहना पड़े। इस कहानी का पार्ट 3 यहीं पर खत्म होता है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।